योर नेम ये एक जापानीज रोमांटिक एनिमेटेड मूवी है जो 2016 में आई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था माकोतो शिंकाई ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 की है। वहीं रॉटेन टोमेटो पे ये मूवी 98% फ्रेश है और ऑडियंस स्कोर 94% का है। ये कहानी है मित्सुआ और ताकी की, जो दोनों ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, जिनका मिलना पहले से ही ऊपर वाले ने तय कर रखा था। एक मैजिकल कनेक्शन से बंधे हुए थे, एक दूसरे से शरीर एक्सचेंज करते थे जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। एक दूसरे के लिए उन्होंने समय की सीमाओं को लांघ दिया, एक धुंधली सी याद के सहारे। ये फिल्म आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाती है। पहली, जो आपका है, जो आपके लिए बना है, वो समय के बंधन को तोड़कर आप तक आ जाएगा और आपको एक एहसास दिला जाएगा, यही है जिसे आप ढूंढ रहे थे। और दूसरी बात, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। यूनिवर्स ने हर चीज़ के लिए एक समय निर्धारित कर रखा है। सो उन पे बिलीव करिए और आज में जीना शुरू करिए। ये फिल्म हिंदी डब मौजूद है गूगल पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। होप आपको ये फिल्म पसंद आएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। अब हम फिल्म शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मित्सुहा और ताकी की आवाज़ से। दोनों हमें बताते हैं कि उनके लाइफ से कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट मिसिंग है, पर उन्हें ये याद नहीं वो क्या चीज़ है। वो एक चीज़ उन दोनों की लाइफ को इनकम्प्लीट सा कर देती है। मैं कभी कभार जब सोकर उठती हूँ, न जाने क्यों खुद को रोता हुआ पाती हूँ। एक अजीब सा सपना जो मैं रोज देखता हूँ, जो मुझे कभी याद नहीं रहता, पर एक अजीब सा एहसास कि मैंने कुछ खो दिया है हमेशा मेरे मन को खटकता है। मैं हमेशा ढूंढता हूँ उस एक शख्स, उस चीज को। मुझ में ये अजीब सा एहसास शायद उस दिन शुरू हुआ जब तारे टूटने लगे। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, जैसे कोई खूबसूरत नजारा। मूवी अब पास्ट में जाती है, पीछे, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मित्सुहा एक सपना देखती है, जहाँ मित्सुहा खुद को देखती है। वो तेत्सु से पूछ रही होती है, तेत्सु तुम मुझे भूल गए। वो सपना देख के वो उठ जाती है, अपने शरीर को और अपनी आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो किसी चीज़ को पहचान ही नहीं रही। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मित्सुहा स्कूल ड्रेस में खाने के लिए आती है, जहाँ उसकी दादी पूछती है आज तुम ठीक लग रही हो। उसकी छोटी बहन उससे बोलती है कल तो तुम पागल हो गई थी, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। तभी टीवी में एक न्यूज़ दिखाते हैं जहाँ वो बता रहे थे कि धूमकेतु जो 1200 साल में एक बार दिखता है, इस महीने देखा जा सकता है क्योंकि वो पृथ्वी के काफ़ी करीब से गुजरेगा। मित्सुहा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। अपनी छोटी बहन को उसके स्कूल पे छोड़ने के बाद जब वो आगे जाने लगती है तो उसको उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, तीसी और साइका, जो उसे बताते हैं कि आज तो तुम ठीक लग रही हो, कल तुम्हें क्या हुआ था। जिस पे तेशी बोलता है तुम्हारी दादी ने तुम्हारे ऊपर से बुरा साया उतार दिया। मित्सुहा को कुछ समझ नहीं आता ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वे लोग स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में मित्सुहा के फादर, जो कि मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भाषण दे रहे थे, जो मित्सुहा को सबके सामने ही बोलते हैं कि सामने देख के चलो, जिसके कारण मित्सुहा को बहुत बुरा लगता है। क्लास में मित्सुहा देखती है उसके नोटबुक में लिखा हुआ था कौन हो तुम। मित्सुहा को कुछ समझ नहीं आता ये किसने लिखा है। तभी टीचर उसका नाम लेती है, जिस पे मित्सुहा खड़ी हो जाती है। टीचर बोलती है चलो आज तुम्हें अपना नाम याद है।
जिस पे सारा क्लास हंसने लगता है। मित्सुहा अपने फ्रेंड से पूछती है, वे उसे बताते हैं कि तुम्हें सच में कुछ नहीं याद, कल तो तुम अपना लॉकर भूल गई थी, अपना टेस्ट भी भूल गई थी और यहाँ तक कि तुमने तो अपने बाल भी नहीं बांधे थे। जिस पे मित्सुहा को सोच के बोलती है, मुझे पता नहीं आजकल ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा सपना देखती हूँ जहाँ मैं किसी और की ज़िंदगी जीती हूँ पर उठने के बाद कुछ नहीं याद रहता। तेसी मित्सुहा से बोलता है, तुम्हें शायद पिछले जन्म के सपने आते होंगे या तो तुम्हारे दिमाग का दूसरा हिस्सा दूसरे ब्रह्मांड में जा चुका है। जिस पे सायका बोलती है, पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, ये परेशान है सिर्फ क्योंकि इसे वो रस्म निभानी है। मित्सुहा उस पर बोलती है, मैं और इस शहर को नहीं झेल सकती, बहुत छोटा है, मैं पढ़ाई करने के बाद टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। स्कूल के बाद वे तीनों घर जाने लगते हैं जहाँ मित्सुहा अपने घर चली जाती है और सायका तेसी वेंडिंग मशीन में से कॉफ़ी निकाल के वो वहाँ पीने बैठ जाते हैं। वे आपस में बात करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मित्सुहा को अपने सिस्टर के साथ एक रिचुअल करते दिखाते हैं जहाँ पे वह अपने मुंह में चावल डाल के गूंज के निकालती है, जिसको देख के उसी के स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। जो मित्सुहा सुन लेती है उसे बहुत बुरा लगता है। रिचुअल के बाद मित्सुहा बहुत परेशान रहती है। वो रास्ते में चिल्लाकर भगवान से बोलती है कि अगले जन्म में मुझे टोक्यो में एक सुंदर लड़का पैदा करना। सीन चेंज होता है, हमें एक लड़के को सो के उठते दिखाते हैं। मित्सुहा की तरह ये लड़का भी जब सो के उठता है बहुत शौकली अपने पूरे चारों तरफ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। वो बोलता है कि ये सब कुछ असली सा लग रहा है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है तुसुकासा के नाम से, जिस पे लिखा होता है, जल्दी आओ, तुम लेट हो। वो बोलता है, ये कौन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ उसे एक आदमी भी मिलता है जो उससे बोलता है कि अपना सूप खत्म करके काम करने के बाद स्कूल चले जाना। तैयार होने के बाद जब वहाँ से निकलता है अपने सामने देखता है बहुत बड़ी सिटी। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, ये तो टोक्यो है। गूगल की हेल्प से वो अपने स्कूल तक किसी तरह पहुँच जाता है। स्कूल में काफ़ी डरा हुआ छिप छिप के क्लासेस में झांक के देख रहा था। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो बोलता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तब उसे याद आता है, तुसुकासा। वो बोलता है हाँ। लंच में वो उन्हें बताता है कि आज वो स्कूल आते समय अपने स्कूल का रास्ता भूल गया था, इसीलिए लेट हो गया। जिस पे उसके दोस्त बोलते हैं, कोई अपने स्कूल का रास्ता कैसे भूल सकता है। फिर वो उससे पूछते हैं, तुम लंच नहीं लाए। वो शॉक हो जाता है। फिर वे लोग अपने लंच में से उसको लंच दे देते हैं। खाने के बाद वे उससे पूछते हैं, कैफ़े चलोगे, जिस पे वो बहुत खुश हो जाता है और कैफ़े जाने के बाद वो सब कुछ बहुत ही अचंभे से देखता है। तभी उसके फ़ोन में वर्क अलार्म बजता है। वो बोलता है, मुझे काम पे जाना है। लेकिन फिर वह अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ काम करता हूँ। वे दोनों उसे बहुत शॉकली देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसे दिखाते हैं कि जहाँ वो काम कर रहा था होटल में बहुत सी गड़बड़ियाँ करना चालू करता है। सारे लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी एक कस्टमर उसे बुलाकर बोलता है कि मेरे पिज़्ज़ा में टूथपिक निकला है, इससे तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ उसकी शिकायत कहाँ करूँ। जिस पे वो लड़का बोलता है, इटालियन रेस्टोरेंट में टूथपिक कहाँ से आया। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो उस लड़के को जाने को बोलती है और कस्टमर से सॉरी बोल के माफ़ी मांगती है और उनसे बोलती है कि सर, हम इस पिज़्ज़ा का पैसा आपसे नहीं लेंगे। उस कस्टमर को एक ब्लेड निकालते दिखाया जाता है। रात में रेस्टोरेंट बंद होने के टाइम वो लड़का उस लड़की के पास जाके बोलता है, मिस अकोतेरा, आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। तभी वहाँ प्रेजेंट एक लड़की अकोतेरा के पास आके बोलती है, तुम्हारे ड्रेस में क्या हुआ। अकोतेरा देखती है उसकी ड्रेस फट गई थी। वो कस्टमर जो आया था जिसने ब्लेड निकाला था, उसने मिस अकोतेरा की ड्रेस ब्लेड लगा दिया था, जिसके कारण उनकी ड्रेस फट गई थी। तभी वो लड़का अकोतेरा को लेके अंदर जाता है स्टोर रूम में, जहाँ पे वह उनकी ड्रेस पे सिलाई करके उस पर एक डिज़ाइन बनाता है जो अकोतेरा को बहुत पसंद आती है। वापस जाते समय वो मेट्रो में सोच रहा था, ये सब कितना सच लग रहा है, बिल्कुल रियल।
घर पे लेटकर वह फ़ोन चेक कर रहा था। उस फ़ोन में एक डायरी थी जिसमें डेट के साथ चीज़ें मेंशन थी। उसके बाद गैलरी में उसे फ़ोटोज़ दिखती हैं जहाँ मिस अकोतेरा की भी फ़ोटो होती है। वो बोलता है, लगता है ये इसे लाइक करता है। फिर वह फ़ोन की डायरी में चीज़ें लिखने लगता है। आज मैं काम के बाद मिस अकोतेरा के साथ उनके घर तक गया और मेरे लाई की खूबी आज काम आ गई। फिर उसे याद आता है अपने बुक का वो पेज जहाँ लिखा था तुम कौन हो। वह उसके हाथ पे लिखती है मित्सुहा। ये मित्सुहा थी उस लड़के की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठता है उसके हाथ पे एक नाम लिखा था मित्सुहा। वो अपने ड्रेस को देखता है क्योंकि वो ड्रेस पहन के ही सो गया था। उसके बाद उसकी नज़र जाती है उसके फ़ोन की डायरी पे। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते हैं जब वो बोलता है उसे काम पे जाना है। वो उससे पूछते हैं आज तो तुम्हें याद होगा कि तुम कहाँ काम करते हो, जिस पे ताकि गुस्सा हो जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है आज ये पुरानी तरह बिहेव कर रहा है। वर्क प्लेस पे भी उसके साथ अजीब सा होता है। जो स्टाफ ओकोतेरा को पसंद करते थे वो उससे बोलते हैं कल तुम ओकोतेरा के साथ गए थे, तुम हमारा पत्ता काटना चाहते हो। ताकि बहुत शौक था। तभी वहाँ मिस ओकोतेरा आती हैं। वो भी उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करती हैं। ताकि को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कैलेंडर चेंज होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मित्सुहा के हाथ पे भी कई मैसेजेस लिखे होते हैं। तुम कौन हो, कौन मित्सुहा। मित्सुहा भी काफ़ी परेशान रहती है कि उसके हाथ पे चीज़ें कहाँ से लिख के आती हैं। उसकी बहन उससे पूछती आज तुम अजीब हरकतें नहीं करोगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसी अजीब हरकतें। जब वो स्कूल जाती है वहाँ भी सारे बच्चे उसको बहुत शौकली देखते हैं। सायुका से पूछती है ये सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सायुका उसे बताती है कल तुमने काम ही ऐसा किया था। वे दोनों जब भी आपस में बॉडी चेंज करते थे उनके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती थी। उनके बिहेवियर में चेंज आता था जो आसपास के लोग नोटिस करते थे। पहले तो मित्सुहा और ताकी को लगता था कि वो सपने में एक लाइफ जीते हैं जो सुबह उठ के उन्हें कुछ ढंग सा याद नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई तो उन्हें समझ आने लगा। इसी तरह मित्सुहा और ताकी अक्सर हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 5 बार अपना शरीर बदलने लगे थे। और ये तब होता था जब वे सो जाते थे। उठने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता, एक धुंधली सी याद रहती थी सिर्फ। लेकिन अपने आसपास के बदलावों से पता चलने लगा उन्हें कि वे दोनों सच में सोने के बाद शरीर बदलते हैं। जिसके कारण उन दोनों ने कुछ रूल्स बनाए कि दिन भर जो भी हो वे दोनों उसको मेंशन करके डायरी में लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और वे दोनों मिलके एक साथ का सॉल्यूशन निकाल सकें। लेकिन दोनों के शरीर बदलने से दोनों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे जो उन दोनों को बॉदर कर रही थी। जहाँ मित्सुहा एक शांत बहुत प्यारी सी लड़की थी, ताकि के शरीर में आते ही वह बोल्ड और काफ़ी एक्टिव हो जाती थी, जिसके कारण वो पूरे स्कूल में बहुत फेमस हो गई थी। लड़के उसे प्रपोज करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ताकी जो थोड़ा गुस्सैल और थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता था, बहुत सेविंग के साथ चलने वाला और मिस ओकोतेरा को पसंद करते हुए भी उन्हें नहीं बोल पाता था। मित्सुहा के आते ही उसका नेचर बिल्कुल ही पोलाइट, बहुत फ्रेंडली हो जाता था और बहुत अच्छे से लोगों से बिहेव करता और पूरी लाइफ को एंजॉय करता था। ये चेंजेस तो थे पॉजिटिव, लेकिन दोनों को पसंद नहीं आ रहे थे। दोनों ने अपने अपने फेस पे लिखा मैं जैसा हूँ मुझे वैसे रहने दो, बदलने की कोशिश मत करो। एक बार मित्सुहा को सो के उठते दिखाते हैं। उठने के बाद वो सोच रहा था अब मुझे अजीब सी हरकतें करनी बंद कर देनी चाहिए। ये मित्सुहा के शरीर में ताकी था। तभी उसकी बहन आती है और उसे बोलती है अजीब सी हरकतें करना बंद करो और नीचे आके ब्रेकफास्ट कर लो। मित्सुहा ड्रेस पहन के फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है आज स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वो वापस जाके ड्रेस चेंज करती है। न्यूज़ में धूमकेतु के बारे में दिखा रहा था कि पृथ्वी की सतह से वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ड्रेस चेंज करने के बाद मित्सुहा अपनी दादी और अपनी छोटी बहन उत्सुहा के साथ मंदिर जाती है, जहाँ रास्ते में उसकी दादी उसे
मुसुबी के बारे में बताती है। मुसुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। इस शब्द का मतलब हमारी सोच से भी गहरा है। सिलाई और बुनाई करना मुसुबी है, लोगों का तालमेल भी मुसुबी है, समय का बहाव भी मुसुबी है। सब कुछ हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम कुछ सिलते या बुनते हैं तो वो अपने आप में देवताओं की कला और समय के बहाव का प्रतीक होता है। वो सब जुड़ते हैं और आकार लेते हैं। वो घूमते हैं, बंध जाते हैं, कभी कभी कमजोर होकर टूट जाते हैं, लेकिन फिर मिल भी जाते हैं। मुसुबी असल में समय का बहाव है। अब हम कुछ खाते या पीते हैं तो वो तत्व हमारे शरीर में मिल जाते हैं, उसको भी मुसुबी कहते हैं। और आज जो हम भेंट चढ़ाने वाले हैं वो भी एक अनोखा जरिया है देवताओं और इंसानों के मिलाप का। मंदिर के करीब पहुंचने पे उन्हें पानी दिखता है, जहां दादी उन्हें बताती है कि इसके आगे काकुरिया है। काकुरिया मतलब पाताल। अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए तुम्हें वे सब पीछे छोड़ना होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। दादी उसे कुचिगामी साकी देते हुए बोलती है, तुम्हें इसे देवता के कब्र पर समर्पित करना होगा। मान लो ये तुम्हारा आधा हिस्सा है। मंदिर से वापस लौटते समय ताकि जो मित्सुहा के शरीर में था वह इतुमोरी की सुंदरता देख रहा था। बहुत ध्यान से दादी उससे पूछती है, मित्सुहा तुम अभी भी कोई सपना देख रही हो क्या? दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ताकि अपने शरीर में वापस से उठता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ताकि को समझ नहीं आता है कि वो क्यों रो रहा है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है ओकोतेरा का कि वो पहुंचने वाली है। ताकि अपनी डायरी चेक करता है जहां मित्सुहा ने लिखा था, कल 10:30 बजे ओकोतेरा के साथ तुम्हारी डेट है, समय पे स्टेशन पहुंच जाना। वैसे डेट पे तो उनके साथ मैं जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत शायद तुम्हें मौका देना चाहती है। और वो उसके लिए कुछ नोट्स छोड़ती है क्योंकि उसे पता था कि ताकि इससे पहले कभी डेट पे नहीं गया है। ताकि उठता है और हड़बड़ाहट में स्टेशन के लिए निकलता है। वहीं जब मित्सुहा अपने शरीर में वापस उठती है, उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। वो ताकि की डेट के बारे में सोच रही थी। ताकि स्टेशन पहुंचता है, वहां पे उसे मिस ओकोतेरा मिलती है, जिसके साथ वो थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल सा फील करता है, जिस चीज को मिस ओकोतेरा बाद में नोटिस करती है। मित्सुहा अपने बाल बना रही थी, तभी उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। मित्सुहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है। ऐसी क्या चीज है जो उसे लग रहा है कि उससे खो गई है। लंच के बाद ताकि मित्सुहा के साथ एक फोटो एग्जीबिशन में जाता है, जहाँ पे वो कुछ फोटोज को देखकर वहीं रुक जाता है। उसे वो फोटोज काफी जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। ये फोटोज इतोमोरी की थी। मिस ओकोतेरा उससे बोलती है कि ताकि तुम आज बदले से लग रहे हो। एग्जीबिशन से निकलने के बाद ताकि मिस ओकोतेरा से डिनर के लिए पूछता है। वो बोलती आज के लिए काफी है। फिर वो ताकि से पूछती है कि मुझे लगता था कि तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम किसी और को पसंद करते हो। ताकि बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस ओकोतेरा वहाँ से चली जाती है। मिस ओकोतेरा के जाने के बाद ताकि अपने मोबाइल की डायरी देखता है, जहाँ पे मित्सुहा ने लिखा रहता है, जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी धूमकेतु गिरने का वक्त हो जाएगा। ताकि को समझ नहीं आता कि मित्सुहा किस धूमकेतु की बात कर रही है। ताकि एक नंबर पे कॉल करने की कोशिश करता है जो एग्जिस्टेंस में नहीं था। ताकि ये सोचता है कि जब मैं दूसरी बार मित्सुहा से अपनी बॉडी चेंज करूंगा तब मैं उसे बताऊंगा कि आज का दिन कितना बेकार गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मित्सुहा के पास तेत्सी का फोन आता है। वह उसे फेस्टिवल के लिए बुलाता है। मित्सुहा जब पहुंचती है, सायका और तेत्सी उसे देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए थे। फिर वे तीनों वहाँ से चलने लगते हैं फेस्टिवल के लिए। तभी मित्सुहा उन दोनों को धूमकेतु देखने के लिए बोलती है जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा था। उस दिन के बाद कभी ताकि और मित्सुहा ने शरीर नहीं बदला। ताकि की यादें भी धुंधली हो रही थी। उन धुंधली यादों से वो उन हर जगह की पिक्चर्स बनाना शुरू कर दिया जो भी उसने वहाँ पे देखे थे। वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली, बुक्स से लेके मैप्स,
गूगल हर जगह उसने सर्च करने स्टार्ट किए कि जो पिक्चर्स उसको याद है वो पिक्चर्स कहाँ की हैं, पर उसे कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। बहुत जिद्दोजहद के बाद उसने कुछ पिक्चर्स ऐसे बनाए जो उसको सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि ये पिक्चर्स अब जो उसे याद है उनसे मैच कर रहे हैं। वो सारे पिक्चर्स कलेक्ट किए। अपने हाथ में उसने एक धागा बांधा जो उसने बहुत टाइम से अपने पास रखा हुआ था। उसके बाद स्टेशन को निकल गया। स्टेशन पे वो देखता है वहाँ पे तेसुकासा मिस ओकोतेरा के साथ था। ताकि तेसुकासा से पूछता है कि मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर का और मेरे काम का ख्याल रखना, फिर तुम यहाँ कैसे चले आए? जिस पे तेसुकासा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम अकेले काम बिगाड़ सकते हो। बाद में तेसु उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, जिस पे मिस ओकोतेरा बोलती है कि तुम सिर्फ पिक्चर्स की मदद से यहाँ तक चले आए। तीनों अब जगह जगह घूमने लगे ताकि हर किसी को अपने हाथ द्वारा बनाया स्केच दिखा के उनसे उस जगह के बारे में जानना चाहता था। कई जगह भटकने के बाद कोई सफलता नहीं दिखी उन लोगों को। तब ताकि बहुत निराश होकर उसने बोला कि अब मुझे मैं गलत डायरेक्शन में चीज़ों को ढूंढ रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं, अब हमें वापस चलना चाहिए। वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे ऑर्डर के बाद ताकि और तेत्सुकासा आपस में बात कर रहे थे। तभी ताकि वो ड्राइंग निकालता है। वहाँ जो लेडी प्रेजेंट थी उसने जब वो ड्राइंग देखी उसने बोला तुमने काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है इतोमोरी की। उसने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, उन्होंने भी बोला स्केच तो काफ़ी अच्छा है। वो लेडी उसे बताती है कि ये वहीं पे पैदा हुए थे, जिस पे ताकि को वो नाम याद आ जाता है। वो उनसे पूछता है इतोमोरी कहाँ है, यहाँ से पास ही होगा, जिस पे वहाँ बैठे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मिस आकोतेरा उसे बोलती है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, इतोमोरी में ही तो धूमकेतु गिरा था। उसके बाद वे सारे इतोमोरी जाते हैं, जहाँ का नज़ारा ही बिल्कुल उल्टा होता है। सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सिर्फ मलबा ही दिख रहा था। ताकि को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पे मिस ओकोतेरा बताती है कि आज से 3 साल पहले यहाँ पे धूमकेतु गिरा था और उस टाइम हजारों लोग मरे थे। जिस पे ताकि बोलता मैंने तो उससे अभी 2 हफ्ते पहले ही बात किया था, वो 3 साल पहले कैसे मर सकती है। फिर वो अपने फ़ोन की डायरी खोलता है जहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं थी, सब कुछ गायब हो चुका था। वे सारे वहाँ से वापस आ जाते हैं होटल में, जहाँ पे मिस ओकोतेरा और तेत्सुकासा ताकि को वो सारी न्यूज़ दिखाता है 3 साल पहले का, जिसमें मेंशन था कि इतोमोरी में धूमकेतु गिरा था और कितना नुकसान हुआ था। उसके बाद मिस ओकोतेरा एक बुक निकालती है जिसमें विक्टिम्स के नाम थे। उसमें जब ताकि चेक करता है उसके अंदर उसे सायोकासा, तेसी और मित्सुहा के नाम दिखते हैं। ताकि काफ़ी परेशान रहता, जो समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ें क्या थी, ये सच था या कुछ और, या भूत था या सिर्फ उसका एक सपना। कुछ देर सोचने के बाद ताकि अपने आप को विश्वास दिलाता है कि हो सकता है 3 साल पहले उसने ये न्यूज़ पढ़ी थी, जिस कारण उसे वो इमेजेस याद थे। कमरे में मिस अकोतेरा आती है, जिससे ताकि अपने दिन भर के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। मिस अकोतेरा एक किताब उठाती हैं जिसमें बुनाई के बारे में दिया हुआ था। वे ताकि से बोलती हैं बुनाई कितनी अच्छी चीज़ है। फिर वो ताकि से पूछती हैं कि तुमने जो हाथ में पहना है ये भी तो बुनी हुई है ना। ताकि बोलता है हाँ, ये मुझे किसी ने दिया था, मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत समझ के पहन लेता हूँ, लेकिन मुझे ये किसने दिया था उसे याद नहीं आ रहा था। वो थोड़ा परेशान होता है, जिस पे मिस अकोतेरा उसे बोलती है तुम नहा क्यों नहीं लेते। मिस अकोतेरा के जाने के बाद उसको वो मंदिर याद आता है। वो मैप के अंदर उस मंदिर का लोकेशन ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद ताकि एक लेटर के साथ कुछ पैसे छोड़ देता है, जिस पे लिखा था कि मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब आप दोनों टोक्यो लौट जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ताकि इतोमोरी के लिए निकल जाता है अपनी धुंधली सी याद लेके। पहाड़ तक उसे कार की लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उसे पैदल ही जाना था। तेज़ बारिश में वो पैदल पहाड़ पे चढ़ता जा रहा था अपनी मंजिल के करीब जाने के लिए।
जब वो ऊपर पहाड़ पे पहुंचता है, वहां जाके वो बिल्कुल खुश हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक जिसे वो सपना समझ रहा था वो सच में हकीकत है, सब कुछ सच है। वो मंदिर के अंदर जाता है जहाँ पे उसने कुचितानी साकी रखी थी। वह उसे उठाता है और उसे पीता है, क्योंकि वह मित्सुहा का आधा हिस्सा था। उसको पीने के बाद वह समय के साथ पीछे जाने लगता है। उसको मित्सुहा के साथ हुई सारी घटनाएं याद आने लगती है, उसके बचपन से लेके जब उसको पैदा हुई तब से लेके उसकी माँ की डेथ, उसके फादर का उन्हें छोड़ के जाना, उनके दादी के साथ रहना, उनका शरीर बदलना, वो सब कुछ मित्सुहा की आंख से देख रहा था। वो मित्सुहा को बाल बनाते देखता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को बोल के जाती है मैं टोक्यो जा रही हूँ डेट के लिए। मित्सुहा का अपने बालों को काटना, उसके बाद फिर उसका ड्रेस पहन के उस फेस्टिवल में जाना और धूमकेतु का गिरना, ताकि सब कुछ एक बार में ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मित्सुहा की पूरी जिंदगी जी ली हो। जब ताकी को होश आता है, वो वापस से मित्सुहा के शरीर के अंदर होता है, जिसे देखकर ताकी बहुत खुश हो जाता है और मित्सुहा के शरीर को खुद से ही हक करने लगता है। ताकि जो मित्सुहा के शरीर में था, ड्रेस पहनने के बाद नीचे जाता है, जहां वो न्यूज़ में देखता है कि आज धूमकेतु को देखा जा सकता है पृथ्वी के करीब से। जहां ताकि बोलता है अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी दादी वहां आती है। मित्सुहा के खड़े होने के तरीके से और उसके बोलने के तरीके से दादी बोलती हैं तुम मित्सुहा नहीं हो, तुम कौन हो? जिस पे ताकि बोलता है आपको पता था? दादी बोलती है हाँ, मुझे सही से याद तो नहीं, लेकिन जब मैं एक छोटी लड़की थी तब मैं अक्सर किसी और की जिंदगी जिया करती थी। उसके बाद फिर तुम्हारी माँ को भी ऐसा लगता था। जिस पे ताकि बोलता है मुझे लगता है इतोमोरी के लोगों को बहुत पहले से ही ये सपने आते थे और ये सपने हो सकते हैं आज के दिन के लिए ही होंगे। ताकि दादी को बताता है कि धूमकेतु इस पूरे शहर को तहस नहस कर देगा, हजारों लोग मर जाएंगे। दादी उसे बोलती हैं कि तुम्हारे बात का विश्वास कोई नहीं करेगा, जिस पे ताकि बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी दादी से कि वो मुझे ऐसे बोलेंगी। फिर वो वहाँ से स्कूल जाता है, जहाँ पे उसे सायोका और तेसी मिलते हैं। तेसी उसके बालों को देख के शॉक हो जाता है। ताकि जो मित्सुहा के शरीर में था वो उनसे बोलता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना यह पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। धूमकेतु इस शहर पे गिरेगा और सभी लोग मर जाएंगे। ये बात सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है। सायोका और तेसी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। सायोका को खाने का सामान लाने के लिए भेजते हैं और मित्सुहा और तेसी दोनों शहर का वायरलेस स्पीकर हैक करने में लग जाते हैं। सायोका सामान लेके जब वापस आती है, वो उन दोनों से पूछती है तुम लोगों ने प्लान बना लिया? वे दोनों से प्लान समझाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग खतरे की सीमा से बाहर थी, इसलिए उनका प्लान था कि सभी को स्कूल की बिल्डिंग में लाना। तेजी का काम था निर्माण कार्य जो उसके पास ही था, वहां पे बम स्फोट करना और स्पीकर को हैक होने के बाद सायोका का काम था प्रसारण के जरिए लोगों को चौकन्ना करके स्कूल की बिल्डिंग तक लाना। और वहीं मित्सुहा का काम था मेयर से बात करना, क्योंकि ताकि को लगता था कि मित्सुहा मेयर की बेटी है, वो मान जाएंगे उसकी बात को। ताकि प्लान के अकॉर्डिंग मेयर के पास जाता है, उन्हें इस घटना के बारे में बताता है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो शहर पूरा खत्म हो जाएगा। जिस पे मेयर उसे पागल बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि पहले तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं तुम्हारी बात पे ध्यान दूंगा। जिस पे ताकि को बहुत गुस्सा आ जाता है और मेयर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पे मेयर को समझ आ जाता है कि ये मित्सुहा नहीं है। जहां दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी। ताकि जो कि मित्सुहा के शरीर में था वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि मित्सुहा के पापा नहीं माने थे। ताकि को कुछ बच्चे दिखते हैं जाते हुए, वो उन्हें पकड़ के बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ वरना मर जाओगे। वो बच्चे परेशान हो जाते हैं मित्सुहा के इस तरीके से। तभी उसकी छोटी बहन आती है, वह उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो? कल तुम अचानक से टोक्यो निकल गई। इस पे
ताकि खुद से पूछता है, अगर मित्सुआ होती तो वो क्या सब ठीक कर लेती, क्या ये सारी मेरी गलती है। तभी वहाँ मित्सुआ के फ्रेंड्स आते हैं जो मित्सुआ से पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारे पापा माने क्या। ताकि का ध्यान मंदिर की तरफ था, पहाड़ियों पे। उसे याद आता है कि मित्सुआ उसके शरीर में होगी। वह ताकि से इसकी साइकिल लेता है और उसे ये बोल के जाता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा, मैं आ रही हूँ। जहाँ दूसरी तरफ मित्सुआ जो ताकि के शरीर में थी, उसे होश आता है। वह खुद से सोच रही होती है कि ताकि यहाँ क्या कर रहा है और मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो मर गई थी। वह अपना शहर देखती है। फिर उसे वह धूमकेतु याद आता है जो उस दिन गिर रहा था। ताकि जो मित्सुआ के शरीर में था वो पूरी ताकत के साथ पहाड़ पे चढ़ता जा रहा था और उसे साथ ही याद भी आ रहा था कि उस दिन मित्सुआ उससे मिलने टोक्यो आई थी, जहाँ मित्सुआ परेशान भी थी ये सोच के कि ताकि उसे अचानक देख के कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, क्या उसे वो याद होगी। फिर उसे लगता है हाँ, जब वो एक दूसरे को देखेंगे वो पहचान जाएंगे। मित्सुआ स्टेशन पे जाती है पर उसे वहाँ पे ताकि नहीं मिलता। वो ताकि के नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वह नंबर भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है, जिसके बाद मित्सुआ सोचती है मेरी किस्मत ही खराब है और वो वापस आने लगती है। जब वो मेट्रो में चढ़ती है वहाँ उसे ताकि मिलता है। वह ताकि से बोलती है ताकि, लेकिन ताकि उसे नहीं पहचानता, जिसपे मित्सुआ को कुछ समझ नहीं आता कि ताकि उसे क्यों नहीं पहचान रहा। जब वो मेट्रो से बाहर निकल रही होती है तभी ताकि उसे रोककर उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वह उसे अपने बाल में बंधे उस बुने धागे को देते हुए बोलती है मित्सुआ। ताकि को याद आ जाता है जो धागा उसके पास है वह उसे मित्सुआ ने दिया था, वो भी 3 साल पहले, जब वो जानता भी नहीं था। उस दिन वो उससे मिलने आई थी। बहुत तेज चलाने के कारण ताकि की साइकिल गिर जाती है, साथ में वो भी गिर जाता है। फिर संभल के उठता है और भागता है मित्सुआ से मिलने के लिए। उसकी आंखों में आंसू रहता है। वो जल्द से जल्द मित्सुआ के पास पहुंचना चाहता है। मित्सुआ जो ताकि के शरीर में थी उसे आवाज़ सुनाई देती है ताकि की। वह उसे ढूंढने लगता है। ताकि मित्सुआ को ढूंढ रहा था। दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ वो एक दूसरे को देख नहीं पाते समय के अंतर के कारण। दोनों की समय सीमा में 3 साल का अंतर था, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के आसपास से गुजरते हैं तब दोनों को एहसास हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के पास में ही हैं। दोनों आवाज़ की मदद से एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हैं पर छू नहीं पाते हैं। तभी शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है और दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और दोनों वापस अपने अपने शरीर में आ जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होता है, दोनों खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक से मित्सुआ को याद आता है कि जब ताकि उसके शरीर में होता है तो अजीब सी हरकतें करता है, जिसके लिए ताकि उससे माफ़ी मांगता है। तभी मित्सुआ की नज़र उस धागे पे पड़ती है जिसे ताकि उसे निकाल के देता है। उसे बताता है कि वह 3 साल से इसे संभाल के रखा है, जब वो उसे जानता भी नहीं था तब उसने उसे दिया था। मित्सुआ ताकि से पूछती है मैं कैसी लग रही हो। ताकि बोलता है ठीक। इस पर मित्सुआ बोलती है तुम पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वे दोनों हंसने लगते हैं। उनका ध्यान धूमकेतु की तरफ जाता है। ताकि मित्सुआ को बोलता अभी बहुत कुछ करना है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकती हो। ताकि बोलता है हमें एक दूसरे का नाम लिख लेना चाहिए, जब हम उठें तो हमें याद रहे एक दूसरे के बारे में। ताकि मित्सुआ के हाथ पे लिखता है, उसके बाद उसे पेन देता है लिखने को। मित्सुआ अभी लिखने के लिए पेन यूज़ ही करती है, तभी वहाँ से गायब हो जाती है। ताकि बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना था, तुम इस दुनिया में चाहे जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा कुछ भी करके। फिर वह खुद से पूछता है उसका नाम क्या था। उसे याद आता है मित्सुआ, लेकिन जैसे ही वो पेन उठाता है हाथ पे लिखने के लिए वो नाम भूल जाता है। वो परेशान हो जाता है, झल्ला जाता है। वो खुद से पूछता है मैं यहाँ क्यों आया था। बहुत सोचने पर उसे याद आता है मैं उसे बचाने आया था, लेकिन वो कौन है जिसे मैं यहाँ बचाने आया था। वो कौन ऐसा इंसान है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसका नाम क्या है, कौन हो तुम। ताकि जोर जोर से चिल्ला रहा था और साथ ही रो रहा था। उसके सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। दूसरी तरफ मित्सुआ दौड़ते हुए
शहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो बोलती है, मुझे याद रहेगा, तुम्हारा नाम ताकी है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी, तुम चिंता मत करो। मित्सुहा पावर स्टेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे तेसी बॉम्ब लेके आ जाता है। वे लोग अंदर वायर्स को काट के एंटर होते हैं, वहाँ पे बॉम्ब इम्प्लांट करते हैं, फिर वहाँ से तुरंत निकलते हैं। वहाँ से निकलते के साथ ही वे सायगा को कॉल करते हैं कि जैसे ही पावर ऑफ होंगे तुम्हें अनाउंसमेंट शुरू करना है। तभी पावर स्टेशन पे एक जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही शहर की लाइट धीमे धीमे जाने लगती है। लाइट के जाने ही सायगा अनाउंसमेंट शुरू करती है। वो बोलती है कि धमाका काफी खतरनाक था, जिस कारण जंगल में आग फैलने की संभावना है। सारे शहर वासियों से निवेदन है कि वो इतोमोरी हाई स्कूल की तरफ प्रस्थान करके अपनी जान बचाएं। वो ये अनाउंसमेंट कई बार करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मेयर परेशान रहते कि अनाउंसमेंट कहाँ से हो रही है, और सभी को बोलते हैं कि वो पता करें कि अनाउंसमेंट कहाँ से की जा रही है। तेसी और मित्सुहा दोनों वापस शहर में आते हैं, जहाँ वो सभी लोगों को अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि आग लगी है, भागिए हाई स्कूल की तरफ, अपनी जान बचाइए। तभी तेसी का ध्यान मित्सुहा पे जाता है जो रो रही थी। तेसी उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? वो बोलती है, उसका नाम क्या था, मैं भूल गई। जिस पे तेसी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी, अब तुम भूल गई, अब मैं क्या करूँ, जाओ जाके अपने पापा को मनाओ। मित्सुहा वहाँ से भागती है मेयर से बात करने के लिए। मेयर के पास उनके स्टाफ का कॉल आता है कि जंगल में कोई आग नहीं लगी है और ये अनाउंसमेंट हाई स्कूल से हो रहा है। वे लोग हाई स्कूल जाते हैं, वहाँ से सायका को पकड़ लेते हैं और वापस से अनाउंसमेंट करते हैं कि आप जहाँ भी हैं आप वहीं रहिए, हम इसकी जांच अभी कर रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ तेसी के फादर भी तेसी के पास आ जाते हैं। तभी आसमान में दिखता है कि धूमकेतु कई टुकड़ों में टूट जाता है और गिरने लगता है। ताकी को न्यूज़ देखते दिखाते हैं, जहाँ ताकी अंदर से निकल के बाहर आसमान में उस धूमकेतु को टूटता हुआ देखता है। वो नज़ारा देख के उसे एक खूबसूरत सा एहसास होता है। दूसरी तरफ मित्सुहा बहुत परेशान होती है क्योंकि अब उसके पास समय नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बचाऊंगी। तभी उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है और तभी वो ठोकर खाकर गिर जाती है। उसके गिरते ही वो बेहोश हो जाती है, उसे कोई होश नहीं रहता। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है जो कि ताकी की थी। वो बोल रहा था, हम अपना नाम लिख लेते हैं एक दूसरे के हाथ पे, वरना हम भूल जाएंगे। मित्सुहा अपना हाथ देखती है जिस पे लिखा होता है आई लव यू। मित्सुहा हंसती है, बोलती है, बुद्धू, इससे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आ जाएगा। इसी के साथ उसके शरीर में एक नई एनर्जी आती है। वो वापस से दौड़ती है और मेयर के पास पहुंचती है, जहां मेयर उसे बोलते हैं, तुम यहाँ फिर से वही बात करने तो नहीं आई। जहाँ मित्सुहा उन्हें बहुत गुस्से में देखती है। नेक्स्ट सीन में हमें धूमकेतु को गिरता हुआ दिखाते हैं इतोमोरी में और उससे हुए भयानक नुकसान को दिखाया जाता है। सुबह ताकी को उठता हुआ दिखाते हैं। ताकी उठने के बाद सोच रहा है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है। सीन अब 5 साल आगे चला आता है, जहाँ पे ताकी बहुत परेशान था अपनी नौकरी को लेकर। उसने नौकरी नहीं मिल रही थी, साथ ही वो एक उलझन में था कि वो कोई एक ऐसी चीज़ जो ढूंढ रहा है पर उसे मिल नहीं रही। वो क्या है, वो कोई इंसान है, कोई चीज़ है, या सिर्फ ये नौकरी ही है जो उसे नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी उसे अधूरी सी लगती है। मिस ओकुतेरा शहर में किसी काम से आई थी, जिसके बाद वह ताकी से भी मिलती हैं। ताकी से बात करने के दौरान वो उससे पूछती हैं, ताकी तुम्हें याद है हम एक बार इतोमोरी गए थे? जिस पे ताकी बोलता है, कुछ सही से नहीं याद, एक धुंधली सी याद है कि आप दोनों से मेरी कुछ बहस हुई थी, जिसके बाद आप दोनों चले आए थे मुझे वहीं छोड़ के, और मैंने पहाड़ी पे रात बिताई थी। उस समय वो धूमकेतु वाली न्यूज़ मेरे जहन में जैसे बैठ गई थी। इतोमोरी में जो घटना हुई वो काफ़ी अजीब थी। इतने भयंकर घटना में एक भी इंसान नहीं मरा। उस समय जिस चीज़ के अंदर मैं एकदम रम सा गया था, आज मुझे वो याद भी नहीं कि वो क्या चीज़ थी जिसके अंदर मैं इतना खोया हुआ था। मिस ओकुतेरा वहाँ से जाते हुए ताकी को बोलती हैं, ताकि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिल जाएगी। ताकि अपनी इंटरव्यूज़ की डायरी को देख रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है जो कि सायोका और तेसी की थी।
लेकिन जब तक वो पलटता है वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। वहाँ से निकलने के बाद ताकि जब रास्ते में जा रहा था उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो पलट के देखता है, फिर चला जाता है। उसके बगल से मित्सुहा गुजरी थी। मित्सुहा को भी वही एहसास होता है, वो भी पलट के देखती है। ताकि इतोमोरी के बारे में देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी बड़ी घटना होने के बाद पूरा इतोमोरी तबाह हो गया, फिर भी वहाँ का नज़ारा उसके जहन में इतना ताज़ा क्यों है। बहुत ढूंढने के बाद भी ताकि को उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पा रहे थे। धीमे धीमे समय निकलता जा रहा था। हमें दिखाते हैं कि एक दिन मित्सुहा और ताकि अपने नॉर्मल रूटीन की तरह उठते हैं, तैयार होते हैं और अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। जब वो मेट्रो में होते हैं, दोनों की मेट्रो एक दूसरे के आमने सामने से निकलती है। जैसे ही मित्सुहा और ताकि एक दूसरे को देखते हैं, उन दोनों को एक एहसास होता है, यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो दोनों अपने मेट्रो से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। जब ताकि और मित्सुहा एक दूसरे को देखते हैं, ताकि एकदम शांत हो जाता है और डरा डरा सा मित्सुहा के बगल से निकलता है। मित्सुहा भी उसके पास से निकलती है, लेकिन फिर ताकि पलट के बोलता है, सुनो, मुझे लगता है कि हम कहीं मिले हैं। जिस पे मित्सुहा बोलती है, मुझे भी लगता है। दोनों रो रहे थे। मित्सुहा से ताकि पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।